हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में अध्ययन करेंगे गुप्त तथा उत्तर गुप्त कालीन उत्तराखंड का इतिहास 319 से 647 एडी तक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उनको यहाँ पे लेके चलेंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि जो उत्तराखंड का इतिहास है, तो सबसे पहले गुप्तकालीन इतिहास के समानांतर उत्तराखंड की सीमाओं पर जो है 2 राज्य अस्तित्व में आए थे। अब वो राज्य कौन कौन से थे, तो सबसे पहले देखेंगे। एक था कर्तिरपुर राज्य और दूसरा था छांगलेस राजवंश। सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे गुप्त राजवंश है, कर्तिरपुर राज्य है, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम इसको शॉर्ट तरीके से एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले कर्तिरपुर राज्य, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तिरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक सीमावर्ती राज्य बताया गया है, जो कुमाऊं गढ़वाल में स्थित था। और इसमें रोहिलखंड और यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित था। राजशेखर कीर्त काव्य मीमांसा से जानकारी मिलती है। हिमालय स्थित कार्तिकेय नगर में कोई बलशाली राजा खसाधिपति शासन करता था। राजशेखर कीर्त काव्य मीमांसा, किससे? राजशेखर का जो है कीर्त काव्य मीमांसा है, और इससे जानकारी मिलती है कि हिमालय में स्थित एक क्या है, कार्तिकेय नगर है, और वो क्या है, कोई बलशाली राजा वहाँ पे क्या करता है, खसाधिपति शासन करता था। तो कर्तिरपुर राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कार्तिकेय नगर थी। विशाख दत्त के देवीचंद गुप्त और बाण भट्ट के हर्षचरित में उसे शकपति कहा गया है। जो विशाख दत्त को देवीचंद गुप्त और बाण भट्ट के जो है हर्षचरित में उसे क्या कहा गया? शकपति कहा गया है। आगे दिया है नोट, खसाधिपति अथवा शकपति ने जो है मध्य हिमालय में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के ज्येष्ठ भाई रामगुप्त के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी की जो है मांग की थी। तो इस कहानी का उल्लेख जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि खसाधिपति की इस मांग को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी के वेश में गए थे और उन्होंने खसाधिपति को पराजित कर मार डाला था तथा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। तो यहाँ पे उपरोक्त अभिलेखों तथा साहित्य स्रोतों से गुप्त काल में मध्य हिमालय में एक बलशाली कर्तिरपुर राज्य की स्थिति का ज्ञान होता है, परंतु उसके राजवंश से संबंधित जानकारी का अभाव है। अनुमान लगाया जा सकता है कि खसाधिपति शकपति परवर्ती कुलीन शासक रहा होगा। उसके बाद है इतिहासकारों के अनुसार देखेंगे। तो इतिहासकारों के अनुसार गुप्त साम्राज्य का एक करदाता यानी साझाकरण राज्य कर्तिरपुर राज्य रहा था, जो कुलीन वंश का एक ही अर्ध स्वतंत्र राज्य था। उसके बाद दूसरा था छांगलेश राजवंश। तो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से ज्ञात होता है कि यमुना प्रदेश में 5वीं सदी के आसपास छांगलेश का राजवंश शासन करता था। इस अभिलेख में उससे पूर्व के लगभग 7 नरेशों का नाम वर्णित है। कौन कौन से? सबसे पहले हैं नरपति जयदास। उसके बाद क्या है? नामछत, गुहेश, अचल, नामशत द्वितीय, छांगलेश दास और रुदेशय दास। तो लाखा मंडल खंडित शिलालेख के अनुसार छांगलेश जो है कुणिंदों के कर्तिरपुर राज्य के पश्चिम में कोई स्थानीय नरेश था। उसके बाद आता है उत्तर गुप्तकालीन उत्तराखंड का इतिहास। तो स्कंद गुप्त यानी 454 से और 467 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा था तथा उत्तर गुप्तकालीन ऐतिहासिक अभिलेखों की प्राप्ति से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में कुछ परंपरागत राजवंश शासन कर रहे थे। प्रमुख राजवंश यहाँ पे देखेंगे तो सिंहपुर का यदु राजवंश यानी यादव वंश और नागवंश और मोखरी वंश। तो सबसे पहले यदु राजवंश सिंहपुर का देख लेते हैं। तो यदु राजवंश से संबंधित जानकारी ईश्वरा की लाखा मंडल प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उल्लेखित है। ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री और जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। यदु राजवंश की जो राजधानी थी सिंहपुर, काशी तथा मढ़ लाखा मंडल बताई गई, जो लगभग 6वीं 7वीं सदी का काल रहा होगा।
लाखा मंडल प्रशस्ति से जो है सिंहपुर काशी की पहचान देहरादून जनपद में स्थित वर्तमान लाखा मंडल मढ़ से की गई, जो यदुवंश की राजधानी थी। यदुवंश के जो संस्थापक थे श्री सेन वर्मन का राज्यारोहण काल लगभग चतुर्थ अनुमानित है। ये नोट दिया गया है कि पाल नरेश धर्मपाल के खालिमपुर दान पत्र में भी कुरु के उपरांत यदुवंश का उल्लेख मिलता है। अपने पतन के काल में यदु राजवंश पूर्वी भारत यानी बंगाल में स्थापित हो गया था, जिसका उल्लेख भोजवर्मन के बेलाव ताम्रपत्र से भी मिलता है। नागवंश देखेंगे तो मध्य हिमालय के साथ साथ पश्चिमी पड़ोसी प्रदेशों में छठी सातवीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागवंश से संबंधित जानकारी गोपेश्वर के त्रिशूल लेख और कश्मीर के शुद्ध महादेव लेख से भी मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में क्रमागत 4 नाग नरेशों के नाम मिलते हैं। पहले है नागवंश से संबंधित जानकारी गोपेश्वर के त्रिशूल लेख और कश्मीर के शुद्ध महादेव लेख से भी मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में क्रमागत 4 नाग नरेशों के नाम मिलते हैं। सबसे पहले स्कंद नाग, फिर है विभु नाग, उसके बाद है अंशुनाग और फिर है गणपति नाग। नोट दिया है गणपति नाग ने ही अपने द्वितीय वर्ष में रुद्र महालय के समक्ष त्रिशूल की स्थापना की थी। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसका राज्य विस्तार हिमालय में कर्तिरपुर से कश्मीर तक विस्तृत था। अन्य नागवीरों में विरणक नाग, जौनसार के महासु नाग, टिहरी में नागराज, सेमुखेम, पांडुकेश्वर में शेषनाग, नीति घाटी में लोहान देवनाग और दून घाटी में नागसिंह का बामन नाग प्रसिद्ध है। कुमाऊं मंडल के सीमावर्ती जिलों में अनेक नाग मंदिरों की उपस्थिति तथा बैनी नाग, धोली नाग और बैरी नाग, काली नाग, पीली नाग, मूल नाग मंदिरों से नागों के साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। उसके बाद है मोखरी वंश। तो 6ठी सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज उत्तर प्रदेश के मोखरी राजवंश के नागवंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। मोखरी वंश के जो अंतिम शासक थे ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। हर्षवर्धन 606 और 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश का राजा था, जिसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। हर्षवर्धन के बाद दरबारी विद्वान थे बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में हर्षवर्धन के समय जो है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी तथा वेनसांग चीनी यात्री की उत्तराखंड यात्रा का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग यात्रा वृत्तांत सीयूकी ने 634 एडी में हिमालय राज्य की यात्रा की थी तथा यहाँ पर स्थित सुवर्ण गोत्र राज्य का उल्लेख किया है। वेनसांग द्वारा हिमालय को पोलीहिमोपुलो, ब्रह्मपुर तथा भागीरथी नदी को महाभद्रा कहा गया है। भागीरथी नदी को क्या कहा? महाभद्रा कहा गया। और वेनसांग द्वारा हिमालय को क्या कहा गया? पोलीहिमोपुलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे बाणभट्ट, इनकी जो रचना थी हर्षचरित, हर्षवर्धन के समय में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी वेनसांग यानी चीनी यात्री जो थे उत्तराखंड यात्रा का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग यात्रा वृत्तांत है इनका सीयूकी 643 ईडी में हिमालय जो राज्य की यात्रा की थी और यहाँ पर स्थित सुवर्ण गोत्र राज्य का उल्लेख किया। वेनसांग द्वारा हिमालय को पोलीहिमोपुलो कहा गया, यानी जिसे ब्रह्मपुर कहते थे, और भागीरथी नदी को यहाँ पे महाभद्रा कहा गया। वेनसांग के अनुसार जो है ब्रह्मपुर राज्य बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ लगभग 5 बौद्ध विहार थे, जिसमें कुमाऊं का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल गोविषाण यानी काशीपुर भी था। वेनसांग की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के निम्न शहरों अथवा स्थानों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ब्रह्मपुर उत्तराखंड को कहा गया, शत्रुघ्न नगर उत्तरकाशी को कहा गया, शुद्ध नगर आपका काशी को कहा गया और तिक्सेन आपका मुनस्यारी को कहा गया। उसके बाद बक्सी नानकमत्ता कहा गया, गोविषाण काशीपुर, मोयुलो हरिद्वार को और पोलीहिमोपुलो हिमालय राज्य को, मणिभद्रा गंगा नदी को और मणिभद्रपुरी माणा गांव को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मणिभद्रा गंगा नदी और मणिभद्रपुरी आपका माणा गांव। हर्षवर्धन के बाद शासनकाल जो था 647 से 750 एडी। तो हर्षवर्धन के बाद जो है उत्तराखंड की सीमाओं पर अलग अलग राज्य जो है अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले शत्रुघ्न राज्य आया था, उसके बाद सुवर्ण गोत्र राज्य आया था, फिर गोविषाण राज्य आया था, कल्याण वर्मन राज्य आया था और पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य आया था। सबसे पहले शत्रुघ्न राज्य
इस राज्य की जो पूर्वी सीमा पर गंगा बहती थी, अर्थात गंगा नदी के पश्चिम और उत्तर में ऊंचा पर्वतनुमा क्षेत्र शत्रुघ्न राज्य था, जिसके मध्य से यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य में गिरी नदी और गंगा के मध्यवर्ती सिरमौर गढ़वाल राज्य और अंबाला सहारनपुर जनपदों के कुछ मैदानी भाग सम्मिलित थे, और इस राज्य की राजधानी सुंग गांव थी, जो संभवतः पंजाब हिमाचल की सीमा पर स्थित था। सुवर्ण गोत्र राज्य, तो ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित यह राज्य हर्षवर्धन के साम्राज्य से बाहर एक स्वतंत्र राज्य था, जो स्त्री राज्य कहलाता था। सुवर्ण गोत्र राज्य कैसा कहलाता था? एक स्त्री राज्य कहलाता था, और ये ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित यह राज्य हर्षवर्धन के साम्राज्य से बाहर क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि वेनसांग ने भी ब्रह्मपुर राज्य के उत्तरवर्ती सुवर्ण गोत्र राज्य का उल्लेख किया था, जहाँ स्त्रियां राज करती थी, इसलिए इसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। कश्मीर के कारकोट वंशीय शासक थे ललितादित्य, मुक्तापीड़ और जयापीड़ द्वारा विस्तृत स्त्री राज्य को जीतने का यहाँ पे उल्लेख भी मिलता है। गोविषाण राज्य, तो कनिंघम के अनुसार गोविषाण राज्य का जो विस्तार था पश्चिम में रामगंगा नदी से लेकर पूर्व में जो है शारदा यानी घाघरा तक था, और ब्रह्मपुर राज्य इसके उत्तर में अवस्थित था। इस राज्य में समस्त राय भावर के अतिरिक्त रामपुर और पीलीभीत जनपद भी शामिल थे। इस राज्य की राजधानी गोविषाण की पहचान कनिंघम ने वर्तमान काशीपुर से 1 मील पूर्व में स्थित उज्जैन ग्राम के समीप प्राचीन दुर्ग से की है। लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, कल्याण वर्मन का जो राज्य था, इस राज्य से संबंधित जानकारी पलेठी शिलालेखों से मिलती है, जिसके अनुसार देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश कल्याण वर्मन का राज्य था। पलेठी शिलालेख के अनुसार इस वंश का संस्थापक आदित्य वर्धन अथवा आदित्य वर्मन था। तो कल्याण वर्मन का राज्य जो है यहाँ पे पलेठी शिलालेखों से मिलती है किसकी जानकारी? कल्याण वर्मन के राज्य की जानकारी, जिसके अनुसार देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में क्या था? कल्याण वर्मन का राज्य था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम एक बार इसको नोट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, तो हमने अध्ययन किया था गुप्तकाल उत्तराखंड में। तो सबसे पहले गुप्तकाल उत्तराखंड में गुप्त वंश 275 से 600 ईस्वी तक था। मौर्य वंश के बाद जो है भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का जो श्रेय है वो गुप्त वंश को जाता है। गुप्त वंश ने लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन किया था, और गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक देखेंगे तो सबसे पहले कौन थे? आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, तो ये थे श्रीगुप्त 275 ईस्वी में। तो श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की, लेकिन श्रीगुप्त किसी राजवंश के अधीन शासक था। तो गुप्त वंश के शासक कौन थे? श्रीगुप्त थे, और 275 ईस्वी में जो है इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आ जाते हैं घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी, और ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 35 ईस्वी। तो गुप्त वंश जो है गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना गया, और इसने महाराज की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त वंश का जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वैसे किसने की थी? 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने जो है चंद्रगुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन ये क्या था? किसी राजवंश के अधीन शासक करता था। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो है सबसे उत्कृष्ट काल माना जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्र का दरबारी जो कवि था हरिसेन था। हरिसेन के इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। गुप्त काल में उत्तराखंड जो है कुणिनों का कर्तिरपुर राज्य 3वीं सदी में। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में कर्तिरपुर राज्य का वर्णन मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य का सीमावर्ती राज्य था। कर्तिरपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। राजशेखर के काव्य मीमांसा में कार्तिकपुर नगर में खस जातियों का शासन था। विशाख दत्त के देवीचंद गुप्तम में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में इस क्षेत्र पर किसी शक राजा का शासन था। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो कुड़िन जाति थी इस कर्तिकपुर राज्य में शासन करती थी, और इनकी राजधानी कार्तिकेय नगर यानी कार्तिकपुर थी। समुद्रगुप्त के जो सबसे बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र थे रामगुप्त, जो है यहाँ पे
युद्ध में किसी कुणिद राजा से कार्तिकपुर में हुआ था। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध किसी क्या था, कुणिद राजा से हुआ, कुणिद राजा से कार्तिकपुर में हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे छांगलेस का राजवंश देखेंगे 5वीं सदी में। तो ये जो स्रोत है ये लाखामंडा शिलालेख देहरादून से प्राप्त होता है। छांगलेस इस वंश का 8वां राजा था। छांगलेस के जो पूर्वज नरेश थे वो थे नरपति जयदास, गुहेश, अचल और छांगलेस दास और रुद्रेश दास। उसके बाद जो है सिंहपुर का यदु राजवंश देखेंगे तो इसकी जो स्रोत हैं लाखामंडा शिलालेख देहरादून से मिलते हैं। लाखामंडा से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ। राजकुमारी ईश्वरा के पिता भास्कर वर्मन थे, पति जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त। लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई थी। तो लाखामंडल में हमने देखा था कि जो शिव मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो राजकुमारी ईश्वरा ने जो है यहाँ पे यदु राजवंश से जो है, राजकुमारी जो ईश्वरा थी इनके जो संबंधी क्या थे, यदु राजवंश से थे। और इन्होंने विवाह किससे किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट से किया था। नाग राजवंश देखेंगे तो इसकी जो पुष्टि होती है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जो है 4 नागवंश राजाओं का नाम उल्लेख होता है। इसमें सबसे पहले स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणिपत नाग और 5वीं सदी में नागों ने कर्तिरपुर राज्य के कुणिद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में अधिकार कर दिया था। मोखरी राजवंश तो राजधानी कन्नौज थी। प्रथम मोखरी शासक हरिवर्मा था। 6वीं सदी में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। हर्षवर्धन का शासन देखेंगे, शासनकाल था तो 606 से 647 तक था और ये सामंतवादी व्यवस्था यानी वास्तविक तादरभाव था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत दौरे पर आया था और वेनसांग ने उत्तराखंड को पोली हिमोपुलो यानी ब्रह्मपुर कहा और यह ब्रह्मपुर राज्य आज उत्तराखंड हर्ष के अधीन था। वेनसांग ने यानी आज का जो उत्तराखंड था, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा समझ लेना कि वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा था, पोली हिमोपुलो कहा था यानी ब्रह्मपुर कहा। और यह ब्रह्मपुर राज्य क्या है, जिसको ब्रह्मपुर कहा वो आज का क्या है, उत्तराखंड है। हर्ष और जो किसके अधीन था, हर्ष के अधीन था। वेनसांग ने हरिद्वार को कहा मोयूलो 20 लीटर यानी 20 लीटर चीनी माप है। क्या है, 20 लीटर चीनी माप है। तो वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयुकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया और उसके वर्णों से जो उसने वर्णन किए थे हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड देखेंगे तो हर्ष के शासन के पश्चात उत्तराखंड जो है कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्ति में बंट गया था। कई वंशों ने अपने छोटे छोटे राज्य यहाँ पे स्थापित किए थे। सबसे पहले शत्रुघ्न राज्य, इस राज्य के अंतर्गत मध्यवर्ती सिरमौर, गढ़वाल और अंबाला सहारनपुर क्षेत्रों के मैदानी भाग सम्मिलित थे और इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। उसके बाद ब्रह्मपुर राज्य यानी पर्वताकार राज्य जिसे कहा जाता था और यहाँ पे पौरव वंश शासन कर रहा था। त्योर राज्य गंगा नदी से पूर्व तक कर्णाली नदी तक फैला हुआ था। राज्य के उत्तरी सीमा पर सुवर्ण गोत्रीय देश था। ताम्रलेखों से पुष्टि होती है कि जो ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय पौरव राजवंश के थे जिनका शासित प्रदेश पर्वताकार राज्य कहलाता था। पौरव वंशीय राजाओं का जो शासन था 580 से 680 ईस्वी के मध्य होगा और कहीं कहीं पे आपको 647 से 725 के मध्य दिखाई देगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तराखंड का जो क्षेत्र था ब्रह्मपुर राज्य कहलाया, जबकि पौरव वंशीय राजाओं के काल में यही राज्य पर्वताकार राज्य कहलाया, अर्थात ब्रह्मपुर राज्य ही पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था। एक वाईके गुप्ता जो खोजकर्ता थे, इन्होंने जो है तालेश्वर अभिलेख में पौरव राजवंश की यहाँ पे जानकारी दी थी। उसके बाद जो है ताम्र शासनों से जो है 5 पौरव वंशीय राजाओं के नाम मिलते हैं। हमने देखा था विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, श्री अग्निवर्मन और उसके बाद धूर्तिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। तो यहाँ पे जो है श्री अग्निवर्मन और धूर्तिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय, ये परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ली थी।
और पौरव वंशीय राजाओं के जो कुल देवता थे ये थे विरनेश्वर स्वामी थे। पौरव वंश में राज सत्ता जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वंशानुगत यानी वंशानुगत थी। ब्रह्मपुर राज्य जिसका विवरण वेन्सांग ने अपनी यात्रा के दौरान भी किया था, हर्षवर्धन के अधीन में था और उस समय ये पौरव वंशीय राजा हर्षवर्धन के सामंत थे। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो पौरव वंशीय सामंत जो है ब्रह्मपुर राज्य पर शासन करने लग जाते हैं और इसी ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। गौविशाण राज्य देख लेंगे, थोड़ा एक दो पॉइंट रह रखे हैं। तो गौविशाण राज्य पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक फैला हुआ था और ब्रह्मपुर राज्य गौविशाण राज्य के उत्तर में स्थित था। कनिंघम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र यानी काशीपुर और रामपुर में स्थित था। सुवर्ण गोत्र राज्य इस राज्य को पूर्वी स्थिर राज्य भी कहा जाता था और यह राज्य हर्षवर्धन के समय एक स्वतंत्र राज्य था। यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। तो इस चैप्टर से जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े हमने यहाँ पे अध्ययन किया। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह रखा है कि जो राज्य का मुखिया होता था वो राजा होता था और इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से, तालेश्वर ताम्रपत्र से। जो राज्य की प्रमुख आय होती थी तो वो होता था सबसे पहले राजस्व का आधार था, यानी राजस्व का जो आधार था वो था भूमि। और इसमें जो है भूमि दो भागों में थी, केदार भूमि इसको सिंचित भूमि कहा जाता था और सारी भूमि असिंचित थी। तो यहाँ पे जो है कार्यपालिका न्यायपालिका की व्यवस्था थी और ये सब जानकारी मिलती हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे जो भी पॉइंट थे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने अध्ययन किया, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर अप किया जो भी यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित कुछ बनते हैं। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो जय हिंद जय भारत।